चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांत के बारे में बताइए। कितने सिद्धांत के बारे में? 14 सिद्धांत के बारे में। कितने सिद्धांत के बारे में बताया बाबू? 14 सिद्धांत के बारे में। और 14 सिद्धांत के बारे में बताया है तो आज हम लोग 14 का 14 सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल सात सिद्धांत पढ़ेंगे और 7 सिद्धांत अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए, इन्होंने जो प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए, आज हम लोग 7 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, यानी 7 थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप लोग देखिए, सबसे पहला सिद्धांत इनका क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा है मेथड ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत का क्या नाम है? यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत। पांचवा क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकात्मकता का सिद्धांत। छठा क्या है? इक्विटी, यानी समता का सिद्धांत। और सातवां क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, मतलब पारिश्रमिक का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पारिश्रमिक का सिद्धांत। तो इन्होंने मैनेजमेंट के टोटल कितने सिद्धांत दिए बाबू? 14। और उस 14 में से हम लोग आज कितने सिद्धांत के बारे में बात करेंगे? 7। कितने सिद्धांत? 7। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बात करते हैं बाबू? डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या बता रहा है? देखिए, कार्य विभाजन का सिद्धांत कुछ नहीं है, अभी जो आप लोगों को मैंने बताया है वही है। कार्य विभाजन का सिद्धांत बेसिकली बताता क्या है कि ये कोई संगठन है और इस संगठन में क्या होंगे? बहुत सारे कार्य होंगे ना, बहुत सारे कार्य होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार हेनरी फ्यूल जी बता रहे हैं कि एक संगठन में जो कार्य होता है उस कार्य को क्या करना चाहिए? अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए। किस में बांट देना चाहिए? अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है, उस व्यक्ति को उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाना चाहिए। क्या सौंपा जाना चाहिए? उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाना चाहिए। यहाँ पे कार्य विभाजन के सिद्धांत में मैंने क्या बताया कि मान के चलिए कोई भी संगठन है, मान के चलिए क्या है बाबू? कोई भी संगठन है और संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं ना, तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पे हेनरी फ्यूल जी क्या बता रहे हैं कि कार्य को क्या करना चाहिए? अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए योग्य है उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है, यहाँ पे मान के चलिए 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। एक का नाम है ए, बी और सी। ए पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी ये लेखांकन का कार्य जानता है। किसका कार्य जानता है? लेखांकन का। ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मजदूरी कर सकता है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये एक विशिष्ट डिग्री प्राप्त करके आया है। कौन सा डिग्री प्राप्त करके आया है? विशिष्ट डिग्री प्राप्त करके आया। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे जो सी नाम का व्यक्ति है बाबू, जिसने एक विशिष्ट डिग्री प्राप्त करके आया है, यदि उसको मजदूरी वाला काम दे दिया जाए तो क्या वो अच्छा से कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। दूसरा बात मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो बी नाम का व्यक्ति है वो मजदूर है। क्या है? मजदूर है। अब उसको आप मैनेजमेंट का काम दे दीजिए, प्रबंधन का काम दे दीजिए, ठीक है, मैनेजर का काम दे दीजिए, तो वो कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए हेनरी फ्यूल जी क्या बताए हैं डिवीजन ऑफ वर्क में कि कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक संगठन में जो कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को क्या करना चाहिए? अलग अलग भागों में बांट देना चाहिए। और अलग अलग भागों में बांटने के बाद जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है उस व्यक्ति को उसी प्रकार का कार्य सौंपा जाना चाहिए। दूसरा बात देखिए, मान के चलिए कि ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति लेखांकन का कार्य जानता है, इसको मैंने लेखांकन का कार्य सौंपा, तो ये केवल और केवल एक ही कार्य करेगा संगठन में। कौन सा कार्य? लेखांकन करने का। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति लगातार करता है, एक ही प्रकार का कार्य करता है, तो उस कार्य में वो व्यक्ति दक्ष नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी वो व्यक्ति जो कार्य पहला दिन 5 घंटे में करता था, वही व्यक्ति उस कार्य को 1 साल बाद कितने देर में कर देगा? 3 घंटा 2 घंटा में कर देगा कि नहीं कर देगा? क्यों? क्योंकि इसको एक ही प्रकार के कार्य के लिए दिया जा रहा है ना। इसको कितना कार्य दिया गया है? केवल और केवल एक। होगा कि नहीं होगा? तो ये व्यक्ति उस कार्य में क्या होगा? विशिष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विशिष्ट हो जाएगा तो अब आप लोग मुझे बताइए, वो व्यक्ति यदि विशिष्ट हो गया तो उससे संस्था के जो संसाधन होते हैं, संस्था के संसाधन, उसका बर्बादी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समय पर लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगा क्या? समय पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगा? हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस कार्य को करते करते क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या आ गया समझ में अच्छा से? आगे देखिए, आगे क्या है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, अधिकार मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, अधिकार मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को आदेश देना एवं उससे क्या करवाना? कार्य करवाना। क्या करवाना? कार्य करवाना। और उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व उस अधिकार का उप सिद्धांत होता है, सबोर्डिनेट होता है। क्या होता है? सबोर्डिनेट होता है। कहने का मतलब ये है कि अधिकार और उत्तरदायित्व मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ पे अधिकार होगा वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। क्या होगा? जहाँ पे अधिकार होगा वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है। और अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेनरी फ्यूल जी बताते हैं कि अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? समानता होनी चाहिए। यदि अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में समानता नहीं होगी तो ना ही अच्छा से अधिकार का निर्वहन हो पाएगा, ना ही अच्छा से उत्तरदायित्व का निर्वहन हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली बता क्या रहे हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों क्या है? एक ही सिक्के के पहलू है। सिक्का एक है लेकिन उस साइड अधिकार है और इस साइड क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ? मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कल इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ के आइएगा, तो आप लोग पढ़ के आइएगा कि नहीं आइएगा? आइएगा। मेरा अधिकार है पढ़ाना और उस अधिकार के एवज में हम आपको कुछ उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं कि नहीं सौंप रहे हैं? और आप लोग मेरे इस अधिकार के चलते उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। अब आप लोग इसी एग्जाम्पल को देखिए। आपको सड़क पर से कोई आदमी आके बोलता है कि फलना चैप्टर पढ़ के आना, तो आप लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि आपको कोई भी उत्तरदायित्व सौंप सके, है ना। तो यहाँ पे अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। जैसे अब आप लोग मुझे बताइए, अपराध को रोकना पुलिस का काम है, लेकिन उसको फांसी पर चढ़ाना पुलिस का काम है क्या? नहीं है। यानी उसका अधिकार क्या है? अपराध को रोकना। क्या काम है? अपराध को रोकना। यानी कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको पकड़ के जेल में डालना, लेकिन उसको सजा सुनाने का अधिकार पुलिस को है क्या? नहीं है। नहीं है ना। उसको सजा सुनाने का अधिकार है किसके पास? जज साहब के पास है। तो जज साहब के पास है तो यहाँ अब कोई पुलिस को बोलेगा कि इसको फांसी का सजा दे दीजिए, तो उस अपराधी को वो फांसी का सजा दे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका उस क्षेत्र में अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अधिकार होगा वहीं पे क्या होगा? उत्तरदायित्व का निर्वहन भी होगा। और हेनरी फ्यूल जी बताते हैं कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। और समानता की स्थिति में दोनों का ही काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। और जब दोनों का काम अच्छा से नहीं हो पाएगा तो संस्था का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा सिद्धांत मैंने क्या बताया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया? तीसरा सिद्धांत देखिए, डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन, यानी थियोरी ऑफ डिसिप्लिन। ये बताते हैं अनुशासन। अब आप लोग मुझे बताइए, अनुशासन क्या होता है? अनुशासन क्या होता है बाबू? डिसिप्लिन। अब अच्छा है समझिए, डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए
नियम एवं शर्तों का होना। किसका होना? नियम एवं शर्तों का होना, ठीक है। और उस अनुशासन को पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। जो एग्रीमेंट होते हैं श्रमिक और संगठन के बीच जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वो एग्रीमेंट स्पष्ट एवं सुंदर होने चाहिए। और तीसरा, यदि कोई श्रमिक जो है, काम करने वाला अधीनस्थ है, वो अपना कार्य का निर्वहन अच्छा से नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उचित दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। इस प्रकार से तो अनुशासन का लागू होता है कि नहीं लागू होता है? अनुशासन मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम व शर्तें। क्या होती है? किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम व शर्तें। अब आप लोग मुझे बताइए, जहाँ पे अनुशासन होगा वहाँ पे गोल्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अनुशासन मतलब होता है कि यदि आप यानी अनुशासन का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है। इन्होंने तो प्रबंध के क्षेत्र में बताया अनुशासन का प्रयोग, लेकिन अनुशासन का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी अच्छा से कर सकते हैं। अनुशासन मतलब होता है कि आप यदि 4 बजे सुबह में रोज 2 घंटा 4 से 6 पढ़ते हैं तो आप रोज पढ़िए 2 घंटा। ये होता है अनुशासन। यदि आप उस कार्य को अच्छा से नहीं कर पाते हैं तो आप उसके लिए अपने आप को क्या करिए? दंडित करिए। क्या करिए बाबू? दंडित करिए, ठीक है। तो अनुशासन मतलब क्या? और आप लोग मुझे बताइए कि अनुशासन जहाँ पे होगा वहाँ पे संस्था का गोल्स अचीव होगा कि नहीं होगा? होगा। और बिना अनुशासन के किसी भी संस्था का गोल्स अचीव होगा क्या? किसी भी संस्था का गोल्स अचीव नहीं होगा। इसीलिए हेनरी फ्यूल जी बताते हैं कि बुरा अनुशासन एक प्रकार का बुराई है जो सामान्यतः किससे आता है? जो सामान्यतः बुरा नेतृत्व से आता है। किससे आता है बाबू? बुरा नेतृत्व से। नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप। क्या होता है? लीडरशिप। और लीडरशिप क्या होता है कि लीडरशिप मतलब होता है कि अपनी बातों से दूसरों को क्या करना? कार्य करने के लिए प्रभावित करना। वही होता है नेता। क्या होता है बाबू? नेता होता है। नेता मतलब क्या होता है कि अपनी वाणी से दूसरों को कार्य करने के लिए क्या करना? प्रभावित करना। आप लोगों को याद होगा कि नहीं होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना काल के समय में क्या बोले थे? थाली पीटिए। सारे लोग थाली पीटे थे कि नहीं पीटे थे? मतलब उन्होंने क्या बोला? अपने वाणी से दूसरे लोगों को क्या किया? प्रभावित किया। और उस प्रभावित होने के कारण लोग क्या किए? कार्य किए ना। तो कहने का मतलब ये है कि अनुशासन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो बात क्या है बाबू? कि आपका लीडरशिप कैसा है? आपका लीडरशिप कैसा है? मैं आप लोगों को बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि कोच हमेशा अच्छा चुनिए। कोच मतलब होता है लीडर। लीडर मतलब होता है कि जो आपको मार्गदर्शित कर रहा है, जो आपको क्या कर रहा है? मार्गदर्शित कर रहा है। यदि आपका लीडर अच्छा है ना और आप थोड़ा रास्ता भटक भी गए हैं तब भी आप रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन आप कितना भी योग्य क्यों न है, यदि आपका लीडर अच्छा नहीं है, नेता अच्छा नहीं है, मार्गदर्शक अच्छा नहीं है तो आप रास्ता जरूर भटक जाएंगे। है कि नहीं है? कितना मूवी में ये बात देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? तो थियोरी ऑफ डिसिप्लिन आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया ना। तो हम लोगों ने 3 सिद्धांत के बारे में बात किया, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। चौथा क्या है बाबू? आदेश की एकात्मकता, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है वो देखिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है बाबू कि ये कोई संस्था है और इस संस्था में लोग होंगे ना कार्य करने के लिए, होंगे कि नहीं होंगे? और जब लोग होंगे कार्य करने के लिए तो कोई प्रबंधक भी होगा कि नहीं होगा? इससे सीनियर व्यक्ति भी कोई होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग यहाँ पे 2 सीनियर व्यक्ति हैं, ठीक है? कितना सीनियर व्यक्ति है? 2 सीनियर व्यक्ति है। अब आप लोग मुझे बताइए, ये कार्य करने वाला व्यक्ति एक ना होकर के क्या है? 2 है। सॉरी, दो ना होकर के क्या है? 1 है। यूनिटी ऑफ कमांड बताता है कि संस्था में जो श्रमिक होते हैं, पारिश्रमिक होते हैं, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, उसको आदेश जो है बाबू किसी एक ही व्यक्ति से प्राप्त होना चाहिए। किस व्यक्ति से? किसी एक ही व्यक्ति से प्राप्त होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को आदेश अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त होगा तो व्यक्ति क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है और इस स्थिति में संस्था के गोल्स को वो अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, यानी ये किस सिद्धांत में बता रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड में। किस सिद्धांत में बता रहे हैं बाबू? यूनिटी ऑफ कमांड में।
अब यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे एक व्यक्ति है कार्य करने वाला, 2 गो मैनेजर है। ई मैनेजर बोलेगा कि तुम इस दिशा में काम करो, ये मैनेजर बोलेगा तुम इस दिशा में काम करो। बेचारा ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हम किसका बात माने? कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, और कंफ्यूज इतना हो जाएगा कि इसका मनोबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और मनोबल कम हो जाएगा तो ये दोनों में से किसी के बातों को नहीं कर पाएगा, और जब ये काम ही नहीं कर पाएगा तो इस संस्था के लक्ष्य प्राप्त हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। उद्देश्य प्राप्त हो पाएंगे क्या? नहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसीलिए हेनरी फ्यूल जी क्या बताते हैं कि जो संस्था में कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनको आदेश किसी एक ही व्यक्ति से प्राप्त होना चाहिए। किस व्यक्ति से? किसी एक ही व्यक्ति से, ठीक है। और वो व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किस व्यक्ति के प्रति? उसी व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इस व्यक्ति को पता है कि मेरा बॉस केवल ये है, किसको? इस व्यक्ति को, तो ये केवल और केवल इसका इंस्ट्रक्शन मानेगा कि नहीं मानेगा? और ये इसका इंस्ट्रक्शन यदि मानेगा तो इसको पता है कि हमको कार्य क्या करना है, हमको आदेश क्या मिला है, ठीक है। तो उसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन इसी व्यक्ति को जब पता है कि मेरा 2 गो 3 गो मालिक है, कितना मालिक है? 2 गो 3 गो मालिक है, और 2 तीनों मालिक क्या कर रहा है? आ रहा है और बोल रहा है तुम ही काम करो। नहीं मालिक, हमको तो ये बोले थे कि काम करने के लिए, नहीं हम बोल रहे हैं ना कि काम करने के लिए। वो बेचारा आधा काम करेगा और आधा पर से क्या होगा? उसको काम को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? ऐसे में कोई भी काम पूरा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल जी क्या बताते हैं कि आदेश, किसी भी संगठन में जो आदेश की व्यवस्था है वो केवल किससे प्राप्त होना चाहिए? किसी एक ही व्यक्ति से। और जिस व्यक्ति को आदेश मिल रहा है वो व्यक्ति केवल और केवल उत्तरदायी किसके प्रति होना चाहिए? उसी व्यक्ति के प्रति जिससे आदेश प्राप्त कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे आदेश यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? व्यक्तिगत है कि नहीं है? व्यक्तिगत है कि नहीं है? यानी कोई एक व्यक्ति मिल करके जितने भी श्रमिक है, कर्मचारी है, उस पर क्या कर रहे हैं? अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप लोग मुझे बताइए कि यदि आदेश किसी एक व्यक्ति से प्राप्त होगा तो इससे संस्था में अनुशासन कायम होगा कि नहीं होगा? अनुशासन कायम होगा, और अनुशासन कायम होगा तो संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना, कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, समझ में आया? यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, सबको आया समझ में बाबू कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? अब बताए मुझे, कंसेप्ट भारी है या इजी है? इजी है ना? इसको समझना पड़ेगा। और आप लोग इसको देखिएगा कि जितना भी संगठन कार्यरत है उस सभी संगठनों में क्या होता है? इसी प्रकार के सिद्धांत लागू होते हैं। आप भारत सरकार को ये देखिए ना कि अलग अलग मंत्रालय सब है कि नहीं है? क्या एक ही आदमी के पास सारा पावर है क्या? नहीं है। यानी इस सिद्धांत में जब 14 का 14 सिद्धांत पढ़ लेंगे ना, तब आप लोगों को पता चल पाएगा कि कोई भी देश जो आज इतना शक्तिशाली है उस देश में इस सिद्धांत को जरूर लागू किया होगा, ठीक है। अब 5वां क्या है बाबू? निर्देश की एकात्मकता, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5वां सिद्धांत क्या है? देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ये होता है कि ये संगठन है हमारा, और इस संगठन में क्या होंगे? अब आप लोग मुझे बताइए, प्रबंध क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है कि नहीं है? कोई एक व्यक्ति प्रबंध का कार्य करता है क्या? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं और उसी समूह के द्वारा प्रबंध का कार्य संपन्न होता है। अब यहाँ पे जो निर्देश की व्यवस्था है यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है? देखिए कि संस्था में कार्य करने वाले जितने भी समूह हैं उन सभी समूहों का क्या होना चाहिए? एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही योजना होनी चाहिए, और उन सभी समूहों को किसी एक ही व्यक्ति से निर्देश प्राप्त होना चाहिए। किस व्यक्ति से? किसी एक ही व्यक्ति से। एक ही व्यक्ति का मतलब हुआ कि उस समूह में उस जो ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स होते हैं, उस समूह में किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा उसको क्या होना चाहिए? निर्देश प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि जो बहुत सारे लोग हैं यदि उसका समान उद्देश्य है, क्या है बाबू? समान उद्देश्य है, और समान उद्देश्य होने के कारण यदि वो समान योजना के अनुरूप काम कर रहे हैं तो उनके कार्यों में एक रूपता आएगा कि नहीं आएगा?
एक जैसे कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। और जब समूहों के द्वारा समान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्यों में एक रूपता आएगा तो संस्था का लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा, पहला। दूसरा, अब बताइए मुझे, एक ही प्रकार का उद्देश्य है, एक ही प्रकार की योजना है, तो जो ग्रुप है उसमें क्या होगा? जो ग्रुप है उसमें तालमेल स्थापित होगा कि नहीं होगा? कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा? और जब समन्वय होगा, जब कोऑर्डिनेशन हो पाएगा तो वो उस संस्था के गोल्स को अच्छा से अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी थियोल जी बताते हैं कि डायरेक्शन का जो निर्देश का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्सों को क्या होना चाहिए? जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्सों को कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए? यानी जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए? समान उद्देश्य, यानी समान उद्देश्य के लिए फोर्स करना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि वो जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को एक ही प्रकार की योजना के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। और तीसरा, किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा उन लोगों को क्या होना चाहिए? निर्देश भी प्राप्त होना चाहिए। यानी प्रत्येक ग्रुप मेंबर में एक ना एक क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? लीडर होना चाहिए। कौन होना चाहिए बाबू? लीडर। यानी एक ना एक अध्यक्ष जरूर होना चाहिए। तो आप लोग देखिएगा कि जितना भी विभाग होता है जो ग्रुप में काम करता है उसका एगो मैनेजर जरूर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप हर जगह देखिएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में चलिए, एक क्या है बाबू? समता, इक्विटी क्या बताता है वो देखिए। इक्विटी क्या बताता है वो देखिए। इक्विटी मतलब बताता है कि संस्था में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, संस्था में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? यानी इन सभी लोगों में जो एक प्रबंधक का व्यवहार होना चाहिए, संगठन का जो व्यवहार होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ पे ये बताते हैं कि यदि यहाँ पे संगठन या प्रबंधक का व्यवहार काम करने वाले लोगों के प्रति निष्पक्ष होगा, भेदभाव नहीं होगा, तो जो लोग कार्य करने वाले हैं उनके भी आगे बढ़ने का राह आसान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यदि हम भेदभाव करेंगे, मेरे जाति का है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये गोरा है, ये काला है, ये दूसरे देश का है, तो बताइए उस संगठन में जो गोल्स होंगे वो प्राप्त हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। और वास्तव में जो योग्य व्यक्ति होंगे उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गूगल कंपनी के बारे में सब आदमी सुने होंगे, सुने हैं ना? गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचई है ना? सुंदर पिचई कहाँ का है? भारत का है। अब आप लोग बताइए, गूगल यदि अपने कर्मचारियों के साथ भेदभाव करता, नहीं, गूगल तो अमेरिकन कंपनी है, ये अपना CEO केवल किसको रखेगा? अमेरिकन लोगों को ही रखेगा। तब सुंदर पिचई जैसे लोग कभी गूगल का CEO बन पाते क्या? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी MNCs ने क्या किया है? समानता को अपना करके क्या किया है? एक विश्व में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि यदि कोई व्यक्ति काला है और यदि कोई व्यक्ति गोरा है और दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं और मैनेजर गोरा है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, हम गोरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और काले लोगों को प्रेफरेंस कम देंगे। तो अब आप लोग बताइए कि उस संस्था में जो काले लोग होंगे वो अपना काम अच्छा से कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। और यदि समानता की भाव रखेंगे, समानता की भाव, तो क्या हो पाएगा? काम भी अच्छा से हो पाएगा और संस्था का गोल्स भी अचीव हो पाएगा। और साथ ही साथ जो व्यक्ति योग्य है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यदि भेदभाव होगा कहीं पे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या बताते हैं कि इन्होंने अपने एक सिद्धांत में क्या बताया? थ्योरी ऑफ इक्विटी, मतलब समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत क्या बताता है कि हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। किसके प्रति? जो काम करने वाले लोग हैं उसके प्रति। हम यदि किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं लोग हैं, तो लोगों के साथ लिंग के आधार पे, यानी जेंडर के आधार पे, ठीक है, लिंग के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, मतलब नेशनलिटी के आधार पे, ठीक है, रंग के आधार पे, ठीक है,
इस सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब आप लोग मुझे बताइए, एक क्या है? पारिश्रमिक का सिद्धांत। क्या है? एक क्या है बाबू? पारिश्रमिक का सिद्धांत। 7वां सिद्धांत है और इसको अच्छा से देख लीजिए। पारिश्रमिक का सिद्धांत क्या बताता है? जनरली देखिए, पारिश्रमिक का सिद्धांत बताता है कि कोई भी संगठन है, किसी भी संगठन में उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? उचित। ठीक है, उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उचित पारिश्रमिक का मतलब ये हुआ कि जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, कम से कम उसको उतना पारिश्रमिक जरूर मिलना चाहिए जिससे वो अपने जीवन निर्वाह अच्छा से कर पाए। अब कोई व्यक्ति है, किसी संगठन में कार्य करता है और कार्य के बदले में उसको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो बताइए उसका जीवन स्तर कभी अच्छा हो पाएगा क्या? कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। और वो कभी आगे बढ़ पाएगा क्या? कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। और आप लोग बताइए कि कार्य करते समय जब उसको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो वो खुशी से कार्य करेगा क्या? नहीं कार्य करेगा। मन से कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि हमको तो वेतन कम मिलता है, तो हम कार्य क्यों अच्छा से करें। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और जब वो व्यक्ति कार्य ही नहीं कर पाएगा उस संगठन में, तो उस संगठन का कार्य हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हेनरी फ्यूल जी क्या बताते हैं कि जो संगठन होते हैं उसमें पारिश्रमिक जो मिलना चाहिए, वो पारिश्रमिक कैसा मिलना चाहिए? उचित मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बाबू? उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और दूसरा बात वो ये भी बताते हैं, ध्यान दो बाबू, दूसरा बात वो ये भी बताते हैं, क्या बताते हैं कि अब मान के चलो कि कोई कंपनी है और कोई कंपनी का नेटवर्थ, यानी कोई कंपनी की उतनी बड़ी पूंजी नहीं है, मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उस कंपनी के लिए बोल रहे हैं कि उस कंपनी पे भी ये क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना नुकसान करके लोगों को क्या दे? पारिश्रमिक दे। तो यहाँ पे संगठन और लोग दोनों के लिए क्या बता रहे हैं? उचित बता रहे हैं। क्या? पारिश्रमिक को क्या बता रहे हैं? उचित। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कितने सिद्धांत के बारे में पढ़े? 7। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या है? डिसिप्लिन। चौथा क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और छठा क्या है? इक्विटी। और सातवां क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो पारिश्रमिक का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? सारा आ गया। अब आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे किसी भी सिद्धांत में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब आप लोग थोड़ा देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि इस चैप्टर में हम सिद्धांत के बारे में इतना ज़रूर बता दिए हैं कि आप लोग इसको घर पे जाके पढ़िए, बुक में से आप लोगों को सब कुछ आएगा समझ में। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करिएगा। ठीक है, वो कमेंट करिएगा। और इससे प्रीवियस वीडियो यदि कोई देखना चाहते हैं तो पहला वाला वीडियो भी हम लोगों के चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद।